हेलो दोस्तों, इनसाइट एरिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले की वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन से संबंधित घटनाएं यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और गोलीय पृष्ठ या गोलीय दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है उस पर कुछ इमेजेस हमने देखे, कुछ कारण देखे और कुछ क्वेश्चन भी हमने जो है अच्छी तरीके से सॉल्व किया था। तो आज चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है, क्लास 12 में आप सभी ने पढ़ा था कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, प्रकाश के अपने मार्ग से विचलन होने के इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन से खैर बहुत ज़्यादा मतलब तो है नहीं, हमें तो यहाँ पे ये देखना है कि क्वेश्चन जो है हमको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं थोड़ा सा शार्ट में चलकर कि कारण क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन का जो बेसिकली जो मेन कारण है वो प्रकाश का अलग अलग माध्यम में चाल का अलग अलग होना। ठीक है, यानी डिफरेंट मीडियम में उसकी वेलोसिटी जो है, लाइट की वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट होती है। तो यही सबसे प्रमुख कारण है और यही जो है सबसे मेन कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का यही मुख्य कारण है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, इसके कुछ रूल हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन के रूल है यानी जिसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन के नियम। तो सबसे पहला रूल तो वही है, बेसिक रूल है कि आपतित किरण, ठीक है, और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। ये तो बेसिकली सबसे पहला रूल है। ठीक है, और आपतन कोण की जा और परावर्तन कोण की, सॉरी यहाँ पे परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन होगा। ठीक है, अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, या इसी को हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि साइन आई बाई साइन आर, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, या इसी को जो है स्नेल के नियम से भी जाना जाता है, स्नेल का नियम। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई इधर मीडियम दूसरा है और इधर मीडियम मान लीजिए दूसरा है। इधर मान लेते हैं हमारा वो जो है एयर है या वायु है। ठीक है, इधर मीडियम हमारा एयर है और इधर वाटर मान लेते हैं यानी कि जल इधर। तो जब भी प्रकाश किरण क्या होती है, ऐसे इसके सतह पर यानी इसके सरफेस पर जो है इंसिडेंट होती है, और इस सरफेस पे जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होता है, अगर यहाँ पे हम नॉर्मल खींचें, नॉर्मल ड्रा करें, तो नॉर्मल को ऐसे हम डॉट डॉट करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया, यानी कि जिसे हम हिंदी में अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, अभिलंब। तो रिफ्रैक्शन के पश्चात यानी कि अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण क्या होगी, यानी जो ये लाइट है, ठीक है, रेज ऑफ लाइट है, ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, यानी ऐसे चली जाएगी। नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, यानी नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। और इंसिडेंट रेज, ठीक है, और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, ठीक है, इसे हम लोग इंसिडेंट एंगल बोलते हैं या आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इसी आई को क्या बोला जाता है, आपतन कोण, या इसी को इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और जो हमारी रिफ्लेक्टिंग रेज है, इसके और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है, इसको जो है हम लोग रिफ्लेक्टिंग एंगल या अपवर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एंगल। ठीक, तो इन दोनों के जा को, ठीक है, इन दोनों के जा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अगर हम इधर मान लेते हैं हमारा माध्यम 1 है और इधर माध्यम 2 है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1 और 2 इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। और इसी को अगर हमें लिखना हो 1 और 2 इक्वल टू क्या होता है, n2 बाई n1। ठीक है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपान रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपान फर्स्ट मीडियम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
प्रॉपर तरीके से। तो चलिए वेलोसिटी, ठीक है, और अपवर्तनांक यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन है, रिलेशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि एन एंड सी में रिलेशन, ठीक है, एन एंड सी में रिलेशन। तो देखते हैं भाई क्या रिलेशन है, नोट कर लीजिए इसको, नोट करना हो तो, ठीक है। तो अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट यानी कि स्पीड ऑफ लाइट सी और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन। इससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने जो है इनसाइट एरिया का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो इनसाइट एरिया का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इनसाइट एरिया टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, क्योंकि अभी जल्दी में कल ही आप लोगों को जो है ऑप्टिक्स के कुछ क्विज कराए गए थे, तो क्विज का लिंक वगैरह सारे पीडीएफ जो भी कुछ एक्स्ट्रा हमको न्यूज़ देनी होती है वो आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में नोटिफिकेशन के रूप में या मैसेज के रूप में दे दिया जाएगा, या जो भी पीडीएफ इसकी तैयारी की होगी, जो एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, जो प्रैक्टिस सेट होगी, सारी चीज़ें जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी। तो इसके लिए जो है जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा ओवर यानी कि शार्ट में इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि काफ़ी कुछ जो है चीज़ें आप जो इंटर में पढ़ चुके हैं उसको हल्का सा हम रिवाइज करते हुए जो कुछ नया है उस नए चीज़ को जो है बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिस पर आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उस पर क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है मैक्सिमम अधिक से अधिक कराने की कोशिश करेंगे जिससे जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएँ, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसको इन सब करने के बाद एक आध दो जो है क्वेश्चन भी देख लिए जाएंगे। चलिए यहाँ पे हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या होगी, तो अगर हम किसी भी जैसे मान लीजिए कोई हमारा मीडियम है, उस मीडियम का हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो किसी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसे हम n बोलते हैं, n इक्वल टू क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। अगर कोई मीडियम है, अगर स्पीड की लाइट एयर में कितनी मानी जाती है c, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो अगर किसी मीडियम में यानी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं v। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू क्या फार्मूला बन जाएगा c अपॉन b, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, हालांकि काफ़ी पुराना फार्मूला है, सबको पता होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जैसे मान लीजिए कि दो माध्यम हमारे पास दिए हुए हैं, जैसे एक माध्यम एयर हो गया, दूसरा माध्यम ग्लास हो गया, तो वहाँ पे एयर के सापेक्ष ग्लास का माध्यम, जैसे मान लीजिए इधर एयर है, ठीक है, और इधर माध्यम हमारा ग्लास है, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि ANG, एयर के सापेक्ष यानी हवा के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, वो क्या हो जाएगा स्पीड इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यही तो होगा, अपान नीचे बताइए भाई क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, इन ग्लास, मीडियम की जगह हमारा क्या है ग्लास। तो एयर में, ठीक है, इस लाइट की स्पीड कितनी होती है c माना जाता है, और इधर मान लेते हैं कितना है vg। तो क्या मिला हमको ANG इक्वल टू c अपान vg, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा इक्वेशन बना लो, इक्वेशन नंबर 1। अब हम एक दूसरा माध्यम ले लेते हैं, इस बार ले लेते हैं एयर टू ग्लास या एयर टू वाटर। एयर टू ग्लास ले लिया गया ना, इस बार ले रहे हैं कि एयर टू वाटर, मान लेते हैं ये एयर टू वाटर, इधर आपका मीडियम एयर है और इधर वाटर। तब क्या होगा,
एयर टू वाटर यानी ANW इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होगा C, नीचे VW। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से भाग कर दें तो क्या निकल के आएगा, देखिए जो चीज़ निकल के आएगा उसी को अभी हम एक शॉर्टकट तरीके से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो है आप इसको भाग करके देख लीजिए क्या निकल कर आता है। तो भाग कीजिए समीकरण नंबर 1 को 2 से, ANG अपान ANW इक्वल टू कितना हो गया C/VG अपान C अपान VW। ठीक है, ये चीज निकल गया। तो अगर फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, चेंज होके गुणा हो जाता है ना, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, अपान ये हो जाएगा VW/C। तो इस C से C कैंसिल हो गया, इधर क्या है आपका VW अपान ये क्या निकल के आया VG। ठीक है, VW अपान VG। ठीक है, अब ये VW है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, अपान नीचे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं WNG। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है ना। इधर क्या है ANG अपान ANW। तो कहने का मतलब है इस फार्मूले से हम सीधे सीधे आपको ये बताना चाह रहे थे कि देखिए अगर हमें एयर टू ग्लास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया हो और एयर टू वाटर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है, और अगर हमसे पूछ लिया जाए वाटर टू ग्लास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ठीक है, रिलेटिव टू ग्लास, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिलेटिव टू ग्लास कितना होगा, तो हम डायरेक्टली इन दोनों को भाग करके निकाल सकते हैं, या इस फार्मूले का यूज करके हम किसी भी एक चीज़ का मान निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई भी दो वैल्यू दे दी तो तीसरी वैल्यू हम अपने आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस पर एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बताइए क्या सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी क्या दिया हुआ है ANW। ठीक है, ANW इक्वल टू दिया है 1.33। आगे क्या दिया हुआ है, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ क्वेश्चन में देखिए 1.5। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करना है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिलेटिव टू ग्लास यानी कि WNG हमें फाइंड करना है। फार्मूला आपके सामने है, बिल्कुल वैल्यू रखिए और आंसर। ठीक है, तो हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा ना। कितनी वैल्यू आएगी, 1.12 के आसपास जो है वैल्यू आएगी, रख के चेक कर लीजिए। 1.5 अपान 1.33 इक्वल टू WNG। तो यहाँ पे देखो 2 डिजिट पर पॉइंट है, यहाँ पर 1 डिजिट पर, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लो, बराबर हो गया पॉइंट। अब पॉइंट से ये हट जाएगा, अब इससे इसमें क्या कर दो, भाग कर दो, यानी ये हो गया 150, ये 133। तो 133 से 150 में आप भाग कर दो, तो भाग करोगे या डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, इतना। ठीक है, ये निकल के आ गया आपका, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिलेटिव टू ग्लास। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए, रियल एंड अपरेंट डेप्थ क्या होता है, यानी कि आभासी और वास्तविक गहराई। कभी कभी होता है ना कि चीज़ें बहुत ज़्यादा गहरी रहती हैं, जैसे अगर कोई कुआं है या कोई जल से भरा हुआ बर्तन ही ले लीजिए, उसकी गहराई बाहर से मेजर करोगे तो कुछ होगा, और जल से जब हम उसको देखते हैं तो उसकी गहराई हमको थोड़ा सा कम लगती है। ठीक है, लगता है कि नहीं यहाँ बस इसकी तली जो है थोड़ा ऊपर ही है। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशन होता है, उसको समझते हैं।
उस पर भी जो है क्वेश्चन जो है बेसिक से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसको ध्यान से देखिए। वास्तविक तथा आभासी गहराई, ठीक है, यानी कि रियल एंड अपरेंट डेप्थ। वास्तविक तथा आभासी गहराई, ठीक है, रियल एंड डेप्थ। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पॉट है या कोई बर्तन लिया हमने, ठीक है, जिसकी रियल, ठीक है, इसकी रियल डेप्थ मान लेते हैं कितनी है, h1, ये हमारी रियल वाली डेप्थ है। यहाँ पे कोई हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है O और इसमें वाटर भरा हुआ है एक तरीके से, ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर एक तरह समान रूप से जो है भरा हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ से मान लीजिए अगर हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, इसको सी करते हैं, देखते हैं, तो इसका जो रियल डेप्थ है हमें यहाँ नज़र आता है, हमें ये पॉइंट O जो है यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। और इस O की हाइट यहाँ से हम मान लेते हैं कितनी है, h2 है। कितनी है, यहाँ से इसकी हाइट कितनी है, h2 है, ठीक है। रियल डेप्थ कितनी है, h1 है, और जो हमें अपरेंट डेप्थ यानी कि आभासी डेप्थ दिख रही है वो कितनी है, h2 है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, तो अगर यहाँ पे बाहर मीडियम क्या है, एयर, अंदर क्या है, वाटर, ठीक है, क्या माना गया है, वाटर। तो इसका जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है हम मान लेते हैं, लेट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कितना है, n है, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने कितना मान लिया, n। तो n इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा, n इक्वल टू फार्मूला होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, n इक्वल होता है रियल डेप्थ यानी कि वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ठीक है, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ है कितना, ये h1/h2, ठीक है। अब देखिए इसमें जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, इसके ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना है, मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस जो है कितनी है, x है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल हाइट में से इसका ये हाइट घटा देंगे यानी h1 माइनस h2। तो h1 की वैल्यू तो हमें पता है, ये पूरी h1 है। h2 का मान जो है हम इसके टर्म में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ये h2 पता नहीं है। तो h2 का मान हम यहाँ से अगर निकालने की कोशिश करें तो h2 यहाँ कितना निकल के आएगा, h2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, h1/n निकल के आएगा। ये वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, तो माइनस h1/n, h1 को ले लो कॉमन, तो यह आ जाएगा 1 - 1/n, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि आभासी, यानी कितने का जो है यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, यानी इसकी हाइट कितनी कम हो गई है, वो हम यहाँ से इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। इस फार्मूले पे देखिए 1-2 क्वेश्चन जो है हम प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और अगर नहीं सॉल्व होता है या नहीं कर पाते हैं तो आप कल के वीडियो में या आज के वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कल के वीडियो में हम इस क्वेश्चन को बता देंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर शो कर रहे होंगे, और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सॉल्व कीजिए। इसी फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर सॉल्व हो जाते हैं अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम कल के वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।